हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लोग कवर कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस टॉपिक को। अब सुभाष चंद्र बोस तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है। चैप्टर का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए। तो बेटा देखो, ये पूरा चैप्टर सुभाष चंद्र बोस जी के ही अराउंड घूमता है। तो हमको उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पे पढ़ना है, उन्हीं के बारे में हमको यहाँ पे समझना है। अब उन सब चीज़ से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा इस पार्टिकुलर चैप्टर से टॉपिक्स क्या हैं जो हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मात्र शायद 3 टॉपिक्स हैं। पहला है आपका जो है फॉरवर्ड ब्लॉक और उसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा हमारा जो है आईएनए का ऑब्जेक्टिव यानी इंडियन नेशनल आर्मी का ऑब्जेक्टिव और सुभाष चंद्र बोस जी का जो इम्पैक्ट है हमारे नेशनल मूवमेंट पे। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही चीज़ें हमको पढ़ना है? नहीं। भले ही हमारा सिलेबस है, लेकिन हम सिलेबस तब तक नहीं समझ पाएँगे जब तक कि हमको उसके आस-पास की चीज़ें ना समझ में आई रहें। जैसे कि मैं भी आपको बोलूँ कि मैं आपको चल रहा हूँ मल्टीप्लाई सिखाने, डरिए मत, मैं नहीं सिखाऊँगा मल्टीप्लाई, आपको आता ही होगा। अब मल्टीप्लाई सिखाने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं आपको पहले टेबल नहीं सिखाऊँगा, पहले आपको मैं काउंटिंग नंबर्स नहीं सिखाऊँगा, सीधा मल्टीप्लाई सिखा दूँगा, नहीं। पहले मैं आपको उसके पहले की भी चीज़ें जानकारी दूँगा। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अभी अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म था, वो 23 जनवरी 1897 में कटक कटक जो कि आज हमारे उड़ीसा में है, वहाँ पर हुआ था। हो सकता है आप में से कई सारे लोग उड़ीसा से वीडियो देख रहे हों, अगर देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है? अब देखिए, वहाँ पर इनका जन्म हुआ, वहीं इनकी पढ़ाई-लिखाई हुई और ये उन कुछ गिने-चुने भारतीयों में से थे बेटा जिन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम, इंपीरियल सिविल सर्विसेज़ को बेटा इन्होंने क्लियर किया। उस समय काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम था, आज के समय का आप यूपीएससी समझ सकते हो। इन्होंने इसको क्लियर किया। लेकिन क्लियर करने के बाद ये उसमें रुके नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी रिज़ाइन कर दिए। ये बोले कि मैं उस अथॉरिटी के अंदर काम ही नहीं कर सकता हूँ, जो मेरे देश को गुलाम बना के रखी हुई है। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम ही नहीं कर सकता और रिज़ाइन कर दिए। और मात्र बेटा 24 इयर्स की एज में ये जॉइन कर लिए इंडियन पॉलिटिक्स को। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी थे, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी थे और फिर ये आगे चल के बेटा जो है प्रेसिडेंट बनते हैं किसके? आईएनसी के किस सेशन में बेटा? हरिपुरा सेशन, ईयर 1938 में। अब आपको मालूम है बेटा प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं? पहला प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का? कमेंट में आप बताइएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनका थोड़ा-सा बेटा हमेशा से एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था गांधी जी के साथ। देखो, अक्सर बेटा आपको रॉन्ग हिस्ट्री बताने वाले लोग मिल जाएँगे, उसमें लोग बोलेंगे कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो महात्मा गांधी के दुश्मन थे। नहीं बेटा, दुश्मन कोई नहीं होता है। जो बड़े लोग होते हैं, वो आइडियोलॉजिकल लेवल बेटा एक-दूसरे का एक प्रकार से तुम बोल सकते हो सहमत नहीं होते हैं। यानी कि हो सकता है विचार अलग हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग दुश्मन होते हैं। अभी जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में आज आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल बड़े नाम हैं। तो क्या ये लोग जो है आपस में दुश्मन हैं एक-दूसरे के? नहीं, ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे एक-दूसरे के जो है खिलाफ हो सकते हैं। पॉलिसीज़ के लोग एक-दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं कि आपकी पॉलिसी गलत है, आपका तरीका गलत है। लेकिन एंड गोल तो सबका एक ही है ना कि देश को आगे लेके जाना है। तो हो सकता है, तो असली लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अभी किसी का कोई फंक्शन पड़ जाता है तो एक-दूसरे के यहाँ लोग जाते आते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही बेटा जो है सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक-दूसरे से थोड़ा खिलाफ थे। कैसे खिलाफ थे? जैसे महात्मा गांधी ये चाहते थे कि छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए गाँव में, कारखाने होने चाहिए गाँव में। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे नहीं, बड़े कारखाने लगने चाहिए। तो ऐसे ही डिफरेंसेस थे इन लोगों के बीच में। अब 1939 में बेटा 1939 में त्रिपुरी सेशन में बेटा जो है क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हो गई, कांग्रेस डिवाइड हो गई। कांग्रेस डिवाइड इसलिए हो गई क्योंकि सुभाष चंद्र बोस दोबारा चाहते थे कि वो क्या बन जाएँ? आईएनसी के प्रेसिडेंट। लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि दोबारा से प्रेसिडेंट बने, इसलिए महात्मा गांधी ने जो है बोला कि मैं अपना कैंडिडेट खड़ा करूँगा इलेक्शन में। कौन से इलेक्शन में? आईएनसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और उन्होंने खड़ा भी किया किसको? तभी सिद्धारमैया जी को खड़ा किया। लेकिन वो हार गए और जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। किस सेशन में बेटा? त्रिपुरी सेशन 1939 में। यानी एक बार और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गए। महात्मा गांधी ने कहा कि
पिट्टा भी सीता मैया की हार मेरी खुद की अपनी हार है, और जो है वो नाराज़ हो गए। सुभाष चंद्र बोस भी कुछ समय तक अपना काम किए, लेकिन कांग्रेस में अब 2 हिस्सों में कांग्रेस बँट चुकी थी। एक वो हिस्सा जो बोस को सपोर्ट करती थी, एक वो हिस्सा जो गांधी जी को सपोर्ट करती थी, और इसी के चलते हुए बेटा जो है बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करके अपनी खुद की बेटा एक पार्टी बना ली, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। कब बनाया? 1939 में बना लिया। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि कैसे यहाँ तक होकर ये सब चीज़ें आई। और हाँ, जब ये बेटा यहाँ जीते थे ना, तो किसी के खिलाफ में नहीं जीते थे। 100 टू 100% वोट इनको मिला था। अब ये रिज़ाइन कर दिए तो अपनी नई पार्टी बना लिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, बस यही पूछता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव एज़ इट इज़ आप जो है लिख दीजिएगा। ये चाहते थे कि जब मेरी पार्टी का ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये एम होगा कि हम जो है ज़मींदारी जो सिस्टम है, उसको ख़त्म कर दें। दूसरा, देश का जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर है, उसको दोबारा रीऑर्गनाइज़ किया जाए। किस बेसिस पे? सोशलिस्ट बेसिस पे। किस बेसिस पे? सोशलिस्ट बेसिस पे। और ये चाहते थे देश में एक नया मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम है। ये एज़ इट इज़ आप बेटा जो है इसको अपने दिमाग में फ़ीड कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं ये सब समझाने गया, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है? क्या ये पूछता है? हाँ, रेयर पूछता है। जैसे कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इन 2024 ये एमसीक्यू में था। उसमें ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे कि इसमें से कौन-सा फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं था। तो उसमें से 3 पॉइंट्स थे, कुछ और पॉइंट था, तो वही वाला आपका जो है नहीं था, वही रॉन्ग आंसर था, ऐसे ही पूछता है ये। ठीक है? यहाँ तक आपको होप चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ तक फॉरवर्ड ब्लॉक खत्म हो चुका है। हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव को भी समझ लिए हैं, और वही इम्पोर्टेंट था अभी तक के लिए। अब हम लोग को बेटा ये समझना है कि नेताजी को अरेस्ट कर लिया गया। नेताजी को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया और इनको जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में क्योंकि ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए, इनकी तबीयत खराब होने लगी, तो नेताजी को इनके खुद के घर में ही कैद कर लिया गया। लेकिन ये सब नेताजी का प्लान था, सुभाष चंद्र बोस जी का प्लान था। और वहाँ से वो क्या कर लिए बेटा? वहाँ से वो भाग निकले। अपने घर से वो भाग निकले, भाग के कहाँ गए वो? वो गए जर्मनी। कहाँ गए? जर्मनी। क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़, एक आइडिया चल रही थी। आइडिया ये था कि जर्मनी, जापान जैसे देश जो है, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के दुश्मन है, और इस समय चल क्या रहा है पूरे विश्व भर में? वर्ल्ड वार सेकंड। अब क्योंकि जर्मनी, जापान जैसे देश किसके दुश्मन हैं? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन किस पे राज कर रहा है? इंडिया पे। तो सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि हम इनका हेल्प लेंगे ब्रिटिश को हराने में, और इससे इंडिया क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। इसलिए बाहर निकल गई है। अब बेटा, अब ये सब चीज़ें तो हो ही रही है, लेकिन हराने के लिए आदमी भी तो चाहिए, तो आदमी मिले कहाँ? देखो, इंडिया का जो आर्मी था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी था, उसमें सिर्फ़ ब्रिटिश लोग थोड़ी थे, उसमें इंडियन लोग भी थे। तो ये लोग जो हैं, लड़ाई लड़ रहे थे सिंगापुर में, और वहाँ पर हुआ क्या कि वहाँ पर ऑलमोस्ट 45,000 इंडियन सोल्जर्स सरेंडर कर दिए। और जब वो सरेंडर कर दिए, तो उस समय बेटा कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया कि ये लोग अभी तक इन्हीं के लिए लड़ते थे। किसके लिए? ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ते थे, अंग्रेज़ों के लिए लड़ते थे। भले इंडियन सोल्जर हैं, किसके लिए लड़ते थे? ब्रिटिश के लिए लड़ते थे। तो इनको लगा इनको ऑफ़र किया जाए। ये कौन लोग थे? ये थे प्रिज़नर ऑफ वार्स। इनको ऑफ़र किया जाए कि भैया, तुम लोग अभी तक ब्रिटिशर्स के लिए लड़ते थे, अब हमारे लिए लड़ो, इंडिया के लिए लड़ो, और चलो इंडिया को आज़ाद कराते हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 40,000 लोग जो है मान गए कि हाँ ठीक है, हम चलेंगे और आपके साथ इंडिया को जो है आज़ाद कराएँगे युद्ध लड़ के। ये सब कहानियाँ हैं, आपको लिखना नहीं है, ठीक है? और फिर उसके बाद कई सारी मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंस हुए, उसमें काफ़ी बड़ा योगदान था कैप्टन मोहन सिंह का, रासबिहारी घोष जी का, काफ़ी बड़े-बड़े योगदान थे उन लोगों के। अब वहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंस हुए, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग आते हैं बेटा अगस्त 1943 में। सुभाष चंद्र बोस जी को जो है बुलाया गया यूरोप से कि आप आइए, और ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, ये पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन जो चल रहा है, आप आइए और इसको लीड करिए, आप इसके लीडर बन जाइए। तो सुभाष चंद्र बोस जी आए, और वहाँ पर आके क्या बन गए? सुप्रीम कमांडर किसकी? आईएनए। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। कई सारे रेजिमेंट बनाए गए, कई सारे जो है आपको मालूम है टुकड़ियाँ बनाई गई। उसमें से बेटा एक मेन इम्पोर्टेंट जो टुकड़ी थी, एक इम्पोर्टेंट जो रेजिमेंट था, जो ग्रुप था सेना का, वो था बेटा रानी झांसी रेजिमेंट। इसको कौन लीड कर रहा था? इसको लीड कर रही थी बेटा डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है?
ये ग्रुप था, इसमें महिलाएँ थीं, इसमें जो सोल्जर्स थे वो महिलाएँ थीं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनए। आईएनए के ऑब्जेक्टिव क्या-क्या थे? तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था आईएनए का कि हम लोग सिंगापुर, बर्मा वगैरह से होते हुए सीधा एंट्री करेंगे इंडिया में और हम लोग जो है सीधा आर्म्ड रेवोल्यूशन करेंगे। मतलब हम लोग जो अब इस बार हमला करेंगे वो सीधा-सीधा हथियारों से होगा। और हथियारों से कैसे हथियारों से बेटा? मॉडर्न आर्म से, यानी कि हम लोग एकदम आज के ज़माने के हथियार लेके जाएँगे और सीधा एंट्री कर देंगे कहाँ पर? इंडिया में और वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं हम लोग उनको हरा देंगे। अब बात यहाँ पर बेटा ये समझ लेना कि यहाँ पर जो मॉडर्न वेपन्स की बात हो रही है वो कौन देगा लेकिन इन लोगों को? तो वो कौन देगा बेटा? मोस्टली वो हेल्प करेगा जापान। इसमें जापान का काफ़ी बड़ा रोल था। जापान क्यों हेल्प कर रहा था? क्योंकि जापान बेटा ब्रिटिश का एनिमी था। हम लोग ब्रिटिश को ही हराने के लिए तो उनसे ये सब डील किए थे। अब उसके बाद बेटा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यूज़ इंडियंस लिविंग अब्रॉड। अब देखो, अगर मैं बोलूँगा इंडियंस को, सुभाष चंद्र बोस जी अगर इंडियंस को बोलेंगे कि आप मेरा साथ दीजिए तो नहीं दे पाएँगे, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी गुलाम है, वो इंडिया में है, वहाँ पे गुलाम है। लेकिन जो इंडियंस वहाँ से बाहर निकल आए हैं इंडिया से और बाहर रह रहे हैं, बाहर के देशों में, उनको इन्होंने बोला कि आप हम लोगों का साथ दीजिए। आप भी आइए और हमारे साथ जो है जिस भी प्रकार से आप हेल्प कर पाइए आप हेल्प करिए। उसके साथ जो है इनका जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाना है किसका? फ्री इंडिया का। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है बेटा एक ऐसी सरकार जो इंटरिम होती है, यानी जो कि सिर्फ काम चलाऊ होती है। यानी शुरुआत में जब हम लोग अटैक करेंगे, हम लोग जीत जाएँगे तो हम लोग एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएँगे, हम लोग एक काम चलाऊ ऐसे सरकार बनाएँगे और फिर उसके बाद जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग तैयार कर लेंगे तो फिर इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन के बाद एक अपनी प्रॉपर सरकार बन जाएगी। ये किसका प्लान था? ये प्लान है बेटा आपके किसका? ऑब्जेक्टिव्स का। किसके? आईएनए के। ठीक है? अगला है मोबिलाइज़ मैन पावर एंड मनी फॉर द टोटल वॉर। और अगला ये था बेटा कि हम लोग अपना पूरा का पूरा मैन पावर पूरी हम लोग शक्ति लगा देंगे, पूरा का पूरा हम लोग पैसा लगा देंगे। किसके लिए बेटा? एक प्रॉपर वॉर के लिए। वॉर किससे है हमारा? ब्रिटिशर से है। किस लिए है? इंडिया को आज़ाद कराने के लिए है। और बेटा इनका मोटो था, इनका जो है मोटो ये था बेटा, इनका टैगलाइन कह सकते हो ये था यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। यूनिटी मतलब एकता, फेथ मतलब आस्था, विश्वास, श्रद्धा और सैक्रिफाइस मतलब बलिदान। ठीक है? इसके बाद बेटा हम लोग जो और इम्पोर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। तो बेटा आईएनए बन चुकी थी, वो पूरी तैयार थी कि इंडिया में घुस के ब्रिटिशर्स को भगाया जाए और हम लोग इसमें कहीं न कहीं सक्सेस हुए भी। हम लोग जब ईस्ट की तरफ से जब हम लोग अपने ईस्टर्न बॉर्डर से इंडिया में घुसे, तो वहाँ पर हम लोगों ने बेटा उखराल रीजन को और कोहिमा रीजन को जीत लिया। कहाँ पे है बेटा ये है? ये है असम में, इंडिया के असम रीजन में हम लोग जीत लिए यार। हम लोग अपना जो झंडा था, अपना तिरंगा था, लहरा दिए यहाँ पर जीत के। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो जीत थी सिर्फ़ कुछ ही समय के लिए थी। ब्रिटिशर्स ने बेटा ये सब चीज़ें अगेन रिकैप्चर कर ली और जो सोल्जर्स थे उनको बेटा कैप्चर कर लिया, उनको जो है दोबारा से पकड़ लिया। कारण ये हुआ कि उसी समय बेटा काफ़ी ज़्यादा मानसून बारिश वगैरह आ गई जिससे हमारे जो है सोल्जर्स को बहुत दिक्कत हुई। और मैंने ऑलरेडी बताया बेटा सोल्जर्स को जो सप्लाइज़ मिल रहे थे, जो उनको हेल्प मिल रही थी, वो मोस्टली मिल रही थी जापान से। और अभी तक बेटा आते-आते जो है जापान सरेंडर कर चुका था। जापान सरेंडर क्यों किया था हम लोग इसको वर्ल्ड वॉर सेकंड जब पढ़ेंगे चैप्टर में तो वहाँ समझेंगे कि कैसे अमेरिका ने उसके ऊपर दबाव बनाया, वहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह गिराए जिससे बेटा जापान सरेंडर कर गया। और जापान सरेंडर कर गया तो अब जापान कैसे बेटा सप्लाइज़ दे पाएगा, कैसे हेल्प कर पाएगा इंडियन नेशनल आर्मी को। तो इस वजह से बेटा आपका अब आईएनए खत्म हो चुका था यहाँ पे। बेसिकली उस समय का बेटा ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, अब खत्म हो चुका था। लेकिन हमको समझना ये है बेटा कि इस आईने का जो कि भले थोड़े समय तक चला हो लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या था? इसका इम्पैक्ट क्या था बेटा? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि बूस्टेड मोरल आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में अगर आपको याद हो बेटा हम लोग पिछले चैप्टर पढ़े थे 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट बेटा चालू हुआ था लेकिन ये भी उतना सक्सेसफुल उस समय दिखा नहीं था। उसके बाद लोग हताश हो गए थे, सभी लीडर्स जेल में थे तो क्या करें, क्या करें? और तभी बेटा आपको पता लगता है कि कोई सेना है जो बाहर से चली आ रही है और आपको जो है इंडिपेंडेंट दे देगी। लेकिन फेल हो गई वो सेना। लेकिन इससे कहीं न कहीं लोगों का मोरल तो बूस्ट हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। इनसे बेटा इंस्पायर होके जो है इनसे जो है बेटा सीख लेके इंडिया के जो नेवल रिवॉर्ड्स थे वो चालू हो गए। यानी कि इंडिया में जो नेवी थी बेटा, नेवी किसके लिए काम कर रही थी? ब्रिटिश के लिए। लेकिन उसमें जो सोल्जर्स थे मोस्टली कौन से थे? इंडियंस ही तो थे, जो ब्रिटिश के लिए काम करते थे। उनके अंदर भी कहीं न कहीं बेटा वो फीलिंग आई देशभक्ति की कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं? जब बाहर के लोग जो है हमारे लिए इतना लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी जो है अपने देश के लिए लड़ेंगे। इससे बेटा रिवॉल्ट चालू हो गया कहाँ पर? मुंबई में। कई जगह बेटा अपराजी होने लगे, कोलकाता में, चेन्नई में, कराची में, हर जगह बेटा जो सेनाएँ थी, वो
अगेंस्ट में हो गई ब्रिटिश के। अब ब्रिटिश को रियलाइज़ हो गया कि अब जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा रूल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि देखो इंडिया में रूल किस लिए कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास ताकत थी, उनके पास फ़ोर्सेस थी, और वो फ़ोर्सेस मोस्टली कौन थे? इंडियंस ही तो थे जो उनको हेल्प किया करते थे। और जब इंडिया ने रिवॉल्ट कर दिए, जब इंडियन फ़ोर्स रिवॉल्ट कर दी, जो उनकी हेल्प किया करते थे एज़ अ आर्मी, तो फिर किसके भरोसे वो लोग जो है इंडिया को कब्ज़ा करेंगे? अब तो उनकी सेनाएँ जो है वर्ल्ड वार सेकंड में व्यस्त हैं, तो कैसे रिलाई करेंगे? और बेटा यहीं से जो है एक अलग चिंगारी उठी, जिससे अब ब्रिटिशर्स को लग गया कि अब देश आज़ाद करना पड़ेगा, देश छोड़ के जाना पड़ेगा, सिर्फ़ यही एक उनके पास रास्ता है। और उनका क्या हुआ बेटा, हमारे उस सैनिकों का क्या हुआ जिन्होंने आईने में बेटा जो है अपना सब कुछ देकर इन सभी जगहों को जीता था, और आखिरी में बेटा जो है पकड़ लिए गए थे। उनका क्या हुआ, तो उनके ऊपर केस चला, लेकिन पूरे के पूरे देश के बेटा हीरो थे देश के, तो पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था कि नहीं उनको आप छोड़ दीजिए, उनको सज़ा मत दीजिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन सभी लोगों को बेटा जो है फ्री कर दिया, उन सभी लोगों को छोड़ दिया। ये था आपका बेटा पूरा चैप्टर। इसमें 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन से? वो है आपका बेटा फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव, फिर आपका जो है बेटा आईएनए का ऑब्जेक्टिव, और फिर है आईएनए का इम्पैक्ट। यहाँ बेटा आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी अपना पढ़ते रहिए और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।